ओके, सो लास्ट टाइम हमने किया था यूनिट्स ऑफ मेमोरी। यूनिट्स ऑफ मेमोरी के अंदर जो हमने देखा था, फर्स्ट थिंग थी बिट। बिट हो सकती है 0 और 1। दूसरा था निबल। निबल जो होता है वो होता है कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स। ठीक है, कम्बिनेशन ऑफ 4 बिट्स को निबल बोलते हैं। फिर उसके ऊपर हमारे आया था बाइट। ठीक है, बाइट कितने बिट्स का कम्बिनेशन होता है? 8 बिट्स का। फिर हमारे पास आता है किलो बाइट्स। किलो में मतलब हमारा कितना होता है? 1024 बाइट्स। फिर उसके बाद मेगा बाइट्स, फिर गीगा बाइट्स, फिर टेरा बाइट्स, फिर पेटा बाइट्स, इस तरह से चलता है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे मेमोरी की कैपेसिटी तुम्हारी बढ़ती रहती है। तो ये था हमारा बेसिक्स यूनिट्स ऑफ मेमोरी। अब आज जो हम चीज़ देखते हैं काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेमोरी की हायरार्की कैसे होती है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर। मेमोरी होती क्या है, कहाँ कहाँ होती है, कौन कौन से टाइप्स की मेमोरी होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से बहुत क्वेश्चंस आपको बनेंगे। तो अब देखिए, हम जनरली स्टार्ट करते हैं कि ये है हमारा एक कंप्यूटर का मदरबोर्ड। सपोज कीजिए ये मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड क्या होता है? ये मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड क्या होता है कंप्यूटर्स में? अगर आपने कोई डेस्कटॉप खोल के देखा हो तो इसमें एक हरी हरी सी हरा हरा सा बोर्ड होता है, तो ये वो हरा बोर्ड है। ठीक है, मान लीजिए ये वो हरा बोर्ड है, ये मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड के ऊपर क्या क्या लगा होता है जो हमें यहाँ पे चाहिए? एक इसमें लगा होता है, यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? इसको बोल देते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर। जैसे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या आ जाता है हमारा? माइक्रो प्रोसेसर को शॉर्ट में हम लिख देते हैं इस तरह से। तो माइक्रो प्रोसेसर जैसे इंटेल जो कंपनी है वो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। फिर ए एम डी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती है। तो ये मेन कंपनीज हैं जो माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइक्रो प्रोसेसर्स इतने टाइप, मतलब ये कंपनीज हैं माइक्रो प्रोसेसर बनाती हैं। तो मदरबोर्ड के अंदर मेन चीज़ होती है माइक्रो प्रोसेसर, क्योंकि आपकी जो प्रोसेसिंग है वो सारा का सारा कौन करता है? माइक्रो प्रोसेसर आपकी सारी प्रोसेसिंग करता है। तो अब माइक्रो प्रोसेसर है, बट माइक्रो प्रोसेसर के पास अपनी कोई स्टोरेज नहीं होता है। अपना स्टोरेज जो होता है बहुत कम होता है, बहुत लिमिटेड स्टोरेज होता है। अब तुमने मूवीज़ डालनी है, तुमने परमानेंटली स्टोरेज कुछ करना है, डाटा स्टोर करना है, वो कहाँ स्टोर करोगे? वो मेमोरी माइक्रो प्रोसेसर में वो चीज़ स्टोर नहीं होती है। अब उसके लिए तुम्हें क्या चाहिए? मेमोरी चाहिए। अब वो मेमोरी कहाँ होती है? अब एक मैं बताता हूँ आपको कि एक ये मान लीजिए इसके बारे में आपने सुना होगा, ये है आपकी हार्ड डिस्क। ठीक है, ये आपकी हार्ड डिस्क है। अब हार्ड डिस्क में आपका जो स्टोर करेंगे, जो डाटा आप डालते हैं, जैसे कि आपने हार्ड डिस्क खरीदते भी हैं पोर्टेबल, किसके लिए लेते हैं? कि इसमें आपने मूवीज़ डालनी है, इसमें फिल्में डालनी हैं, आपने जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या आ जाता है? ऑपरेटिंग सिस्टम को हम शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ओएस। ओएस जैसे कि हमारा ओएस कौन कौन से होते हैं? विंडोज़। एक ओएस है। विंडोज़ के अंदर हमारे जैसे 10, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, एक्सपी, ये सारे क्या हैं? विंडोज़ के पार्ट हैं। और ये किसके अंडर आते हैं? ओएस के अंडर, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। और कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं? विंडोज़ एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप जानते हो, जो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेन है, दूसरा है लिनक्स। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। लिनक्स के अंदर कौन कौन से आ जाते हैं? जैसे कि उबुंटू है, फेडोरा है। उसके बाद मतलब काफ़ी ये इसके सब पार्ट्स हैं लिनक्स के। तो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हुआ? लिनक्स। पहला विंडोज़ हो गया, फिर लिनक्स हो गया। अब इसी तरह से एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, एप्पल कंपनी जो है। ठीक है, एप्पल का अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो एप्पल का भी अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है आपके, ये परमानेंट स्टोरेज में रहते हैं, जो हार्ड डिस्क में रहेंगे आपके। अब माइक्रो प्रोसेसर के पास तो जगह है नहीं ऑपरेटिंग सिस्टम को रखने की। विंडोज़ इंस्टॉल करते हैं हम तो वो कहाँ जाती है? वो हार्ड डिस्क में जाती है।
वो हार्ड डिस्क क्योंकि वो उसको परमानेंट स्टोर करके रखता है। अब परमानेंट स्टोर करके रखेगा तो हार्ड डिस्क में रहेगी, वो माइक्रो प्रोसेसर में नहीं रहती है। अब पर इसमें है क्या चीज़ कि हार्ड डिस्क जो है, जो जिसको हम बोल देते हैं HDD, ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है। किस पे? मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी। ये मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है। और हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो बना है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वो है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर, इन दोनों की टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। माइक्रो प्रोसेसर सेमीकंडक्टर है और HDD जो है वो मैग्नेटिक है। तो अब इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अब दो चीज़ें अगर कंपेटिबल ना हो आपस में, तो वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने में बहुत इशू आएगा उसको। दो दोस्तों की आपस में नहीं बनती है तो वो आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करने में तकलीफ होती है, किसी तीसरे के थ्रू जाना पड़ता है क्योंकि आपस में उनकी नहीं बनती है, तो उसमें क्या होता है, डिले हो जाता है। वही चीज़ यहाँ पे भी है। अब हार्ड डिस्क का क्या है, वो मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी से बनी है। माइक्रो प्रोसेसर किससे बना है? सेमीकंडक्टर से। तो अगर मैं इन दोनों के बीच में डायरेक्ट डाटा ट्रांसफ़र करना चाहूँ इस तरह से, तो वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल अगर है तो उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, टाइम रिक्वायरमेंट है उसकी बहुत ज़्यादा। ठीक है, पर बीच में हमें कंट्रोलर्स लगाने पड़ेंगे, हाँ, मेमोरी कंट्रोलर लगाने पड़ेंगे बीच में। तो अगर तो हम क्या करते हैं, तो कंप्यूटर्स में जो क्या होता है, बीच में कुछ और कड़ियाँ जोड़ देते हैं। जैसे वही एग्जांपल है कि दो दोस्तों की नहीं बनती है तो अब तीसरे के थ्रू हमें जाना पड़ता है। वही चीज़ है माइक्रो प्रोसेसर जो है। अब माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है, ये तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर में जो है वो तुम्हारा है, देखिए इसके अंदर क्या होता है आपको दिखाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे होते हैं रजिस्टर्स। माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स होते हैं और इसी के अंदर एक छोटी सी मेमोरी होती है जिसे बोलते हैं कैश। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा ये देख लेते हैं, यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर था। अब ये तुम्हारा माइक्रो प्रोसेसर है। माइक्रो प्रोसेसर में क्या होती है, इस तरह से पिन्स होती हैं, ऐसे पिन होती हैं इसकी, और ये पिन्स के थ्रू किसके साथ जुड़ा होता है? मदरबोर्ड के साथ। ठीक है, जैसे IC कोई लगी होती है वो मदरबोर्ड के साथ जुड़ी होती है। अब मैंने तुम्हें क्या बताया कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या होता है? रजिस्टर्स होते हैं। हम बात सिर्फ कर रहे हैं मेमोरी से रिलेटेड, बाकी इसके अंदर क्या होता है वो चीज़ हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ मेमोरी से रिलेटेड रजिस्टर्स होते हैं। अब रजिस्टर क्या होते हैं? रजिस्टर का मतलब आप लगा लीजिए कि तुम्हारी एक नोटबुक है। अब नोटबुक जब तुम लगाते हो तो जैसे मैं इसमें अभी इसमें दिखाता हूँ आपको कि ये है मेरा रजिस्टर। अब मेरे रजिस्टर में क्या आ गया? लाइंस आ गई। ठीक है, इस रजिस्टर में लाइंस हो गई। अब ये लाइन क्या ले लीजिए कि एक लाइन क्या है तुम्हारा, एक रजिस्टर है। मान लीजिए इसको R1 लिख दिया मैंने, इसको R2 लिख दिया, इसको R3 लिख दिया, तो हर लाइन को मैंने डिफरेंट डिफरेंट नाम दे दिया और वो क्या बन गए? मेरे रजिस्टर्स। ठीक है, रजिस्टर्स। अब जैसे मैं एक लाइन में कितने वर्ड लिख सकता हूँ, एक एक लाइन में तुम कितने वर्ड लिख सकते हो, वैसे यहाँ पे होता है कि एक रजिस्टर में कितने बिट्स लिख सकते हैं। कि मान लीजिए 8 बिट का रजिस्टर है तो उसमें कितनी बिट्स जाएंगी? 8 बिट्स, 0 1 1 0 1 0, लाइक इस तरह से। तो R1 अगर 8 बिट का है तो 8 बिट्स रहेंगे उसमें। तो रजिस्टर्स की एक कैपेसिटी होती है। मैंने लास्ट टाइम बताया था आपको कि मेमोरी की यूनिट्स हमारी क्या हैं? बिट्स हैं। और वो क्या डिनोट करती हैं कि वो चीज़ कितना स्टोर कर सकती है। अब यहाँ पे भी वही चीज़ है कि एक रजिस्टर तुम्हारा कितनी बिट्स स्टोर कर सकता है। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर इसी तरह से कुछ रजिस्टर्स होते हैं, अपने रजिस्टर्स। तो वो इनके अंदर मेमोरी स्टोर कर सकता है, बिट स्टोर कर सकता है। ठीक है, रजिस्टर्स के अंदर क्या है, सॉरी माइक्रो प्रोसेसर के अंदर क्या है? रजिस्टर्स। रजिस्टर्स में ये कुछ बिट्स स्टोर कर सकता है। ये प्रोसेसर के ऊपर डिपेंड करेगा कि रजिस्टर कितने बिट स्टोर, कितने बिट्स का होगा, R1 R2 R3 इस तरह से। तो पहली जो सीढ़ी है, पहली जो सीढ़ी है माइक्रो प्रोसेसर से और हार्ड डिस्क तक जाने के लिए, वो कौन सी है? आपके पास रजिस्टर्स की।
उसके बाद इसमें ही छोटा सा एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं कैश, और जिसको हम बोल देते हैं कैश मेमोरी। इसको हम जनरली शॉर्ट फॉर्म में इस तरह से लिख देते हैं, डॉलर का साइन लगा दिया और मेमोरी, कैश मेमोरी। तो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर रजिस्टर्स हुए, रजिस्टर्स के बाद कैश आया। कैश किससे बना होता है ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, पर अभी हमने क्या करना है, अभी हमने सिर्फ हार्ड डिस्क तक डाटा को पहुंचाना है, हार्ड डिस्क तक डाटा को पहुंचाना है। अब हार्ड डिस्क को डाटा को पहुंचाने के लिए क्या क्या हमें करना पड़ेगा वो चीज़ हम देख रहे हैं। तो पहली चीज़ यहाँ पे क्या आई कि माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हमारे रजिस्टर्स थे, रजिस्टर्स और थोड़ी छोटी सी कैश थी। कैश के बाद इसके बाद क्या आएगा, अगला जो स्टेप आता है वो होता है रैम का। रैम पे डाटा जाता है, फिर क्या होगा, अब रैम से डाटा कहाँ जाता है, हार्ड डिस्क। अभी तक जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये चीज़ है। अब तुम समझो कि जो अगर तुम मेमोरी से ऑपरेटिंग सिस्टम तुम्हारा तुमने जो विंडोज़ इंस्टॉल की है वो हार्ड डिस्क में है, हार्ड डिस्क से डाटा उठ के कहाँ जाएगा, हार्ड डिस्क से डाटा उठ के कहाँ जाएगा, रैम में। रैम से डाटा उठ के कहाँ जाएगा, रैम से डाटा उठ के कहाँ जाएगा, कैश में। और फिर कैश से डाटा उठ के कहाँ जाएगा, रजिस्टर्स में। और फिर रजिस्टर्स से माइक्रो प्रोसेसर तुम्हारा डाटा एक्सेस करता है। ये है पूरी लाइन, इस लाइन के थ्रू तुम्हारा डाटा ट्रांसफ़र होता है। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं। अब इसमें कुछ और भी एडिशंस हो गए, वो चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी तक जो है कि रजिस्टर्स आए, रजिस्टर से डाटा कैश में गया, कैश मेमोरी जिसको बोलते हैं। कैश मेमोरी से कहाँ गया डाटा, रैम में, और रैम से डाटा गया हार्ड डिस्क के अंदर, इस तरह से। अभी डाटा जाता किसके थ्रू है, उसको बोलते हैं बस, ठीक है, बस के थ्रू डाटा ट्रांसफ़र होता है। अब क्या हुआ इसमें कि देखो, सबसे, अब मुझे बताओ कि सबसे फास्टेस्ट मेमोरी क्या हुई, फास्टेस्ट एलिमेंट मेमोरी का कौन सा हुआ, कि अगर माइक्रो प्रोसेसर को डाटा लेना है तो सबसे फास्ट कौन देगा डाटा, फास्टेस्ट जो डाटा प्रोवाइड करता है वो करेगा रजिस्टर्स, ठीक है, रजिस्टर्स प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि रजिस्टर्स ही सबसे नज़दीक है माइक्रो प्रोसेसर के, सबसे नज़दीक क्या है, रजिस्टर्स। सो रजिस्टर्स जो होते हैं वो फास्टेस्ट होते हैं सब में से, रैम में से, हार्ड डिस्क में से, कैश में से। इसमें एक और चीज़ हम ऐड करेंगे, उसको बोलते हैं, जो आजकल मार्केट में बहुत चल रही है, दैट इज़ कॉल्ड SSD, जिसको हम बोलते हैं सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, SSD भी एक नई तरह की हार्ड डिस्क है। आपने अगर देखा होगा कि नए लैपटॉप्स में आजकल SSD आती है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो वो सॉलिड स्टेट ड्राइव भी एक हार्ड डिस्क है जो परमानेंट डाटा स्टोर करती है, पर वो फास्ट है क्योंकि उसकी टेक्नोलॉजी डिफरेंट है। वो मैकेनिकल टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करती है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करती है। जो ये हार्ड डिस्क है, जो ये वाली हार्ड डिस्क है, इसमें क्या लगे होते हैं, अंदर मोटर लगी होती है, स्पिंडल्स लगे होते हैं। तो मतलब इसको मैकेनिकल काम करना पड़ता है डेटा को उठाने के लिए। बट मैकेनिकल ना करने के लिए इसमें बीच में क्या आ गया है, एक नई टेक्नोलॉजी जो आई है आजकल, वो है दैट इज़ कॉल्ड SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे बताइए कि सॉलिड स्टेट ड्राइव में से और HDD में से फास्टर कौन सा होगा। नेचुरली ऑब्वियसली यहाँ पे SSD फास्टर है, सॉलिड स्टेट ड्राइव फास्टर है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव यहाँ बीच में सेट होती है, ठीक है। रैम से कहाँ जाएगा, सॉलिड स्टेट ड्राइव में, अगर आपके लैपटॉप में सॉलिड स्टेट ड्राइव है। अगर नहीं है तो फिर वो डायरेक्ट HDD में जाएगा, ठीक है। तो ये सॉलिड स्टेट ड्राइव की बात भी हो गई। और अब क्वेश्चन इसमें से कैसे बन रहे हैं हमारे पास, ये फास्टेस्ट कौन सा है, फास्टेस्ट मेमोरी कौन सी हुई, रजिस्टर्स। स्लोएस्ट कौन सी हुई इनमें से, स्लोएस्ट कौन सी हुई, हार्ड डिस्क। यहाँ पे जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं HDD, हार्ड ड्राइव जो है वो स्लोएस्ट हुई इनके इन कंपैरिजन जो अभी हमने किया है, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन आपको कैसे बन सकता है, एक टर्म इसमें आती है दैट इज़ कॉल्ड एक्सेस टाइम।
ठीक है, एक टर्म इसमें आती है, हाँ, उसको हम बोल देते हैं कि एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है कि प्रोसेसर को मेमोरी से डाटा उठाने में कितना टाइम लगा। एक्सेस टाइम क्या है किसी लोकेशन का, क्या मेमोरी उठाने के लिए, तो एक्सेस टाइम किसका सबसे ज़्यादा होगा, एक्सेस टाइम किसका ज़्यादा है, हार्ड डिस्क का यहाँ पे, फिर एसएसडी का, यहाँ पे एसएसडी बीच में है, फिर रैम का, फिर कैश का, और फिर रजिस्टर्स का। सबसे कम एक्सेस टाइम किसका होगा, रजिस्टर्स का। रजिस्टर से उठाने में सबसे कम टाइम लगेगा। अब तुम ये बोलोगे कि रजिस्टर्स अगर फास्ट हैं तो हम रजिस्टर्स को क्यों नहीं बढ़ा देते इतना ज़्यादा कि हार्ड डिस्क की ज़रूरत ही ना पड़े। अब इसका रीज़न ये है कि रजिस्टर्स जो हैं वो कॉस्टली होते हैं। जैसे जैसे तुम्हारी स्पीड बढ़ती है वैसे वैसे तुम्हारी कॉस्ट भी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब रजिस्टर्स हमारे कॉस्टली होते हैं, रजिस्टर्स की कॉस्ट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। ठीक है, तो इसीलिए रजिस्टर्स लिमिटेड हैं। हार्ड डिस्क की कैपेसिटी तुमने देखी होगी किस में होती है, टेराबाइट्स में, 1 TB 2 TB, इस तरह से तुम्हारी किसकी होती है, हार्ड डिस्क की। जबकि तुम्हारे ये रजिस्टर्स क्या हैं कि मान लो 32 बिट के 8 रजिस्टर्स। ठीक है, 32 बिट के 8 रजिस्टर, तो इसमें क्या कैपेसिटी हुई, 8 × 32 बिट्स, बहुत कम कैपेसिटी है। बट क्योंकि ये बहुत फास्ट है इसलिए इनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है। तो कॉस्ट फैक्टर क्या होगा इसमें, कॉस्ट फैक्टर किस तरफ को बढ़ रहा है, इस तरफ। तो यहाँ लिख देते हैं हम लोग की कॉस्ट बढ़ रही है, कॉस्ट इंक्रीजिंग, इस तरफ को कॉस्ट बढ़ रही है, इस तरफ को कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है, कैपेसिटी बढ़ रही है तो यहाँ पे कॉस्ट बढ़ रही है। अब एक्सेस टाइम, एक्सेस टाइम मतलब कितना मेमोरी से एक्सेस टाइम किसका सबसे ज़्यादा है, हार्ड डिस्क का। सबसे कम एक्सेस टाइम किसका है, रजिस्टर्स का। अब इन बिटवीन तुम ये देख सकते हो कि ये रजिस्टर्स, ये हायरार्की है, ये मेमोरी की हायरार्की इस तरह से काम कर रही है। तो तुम बता सकते हो बीच में कि किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है, किस में कम टाइम लग रहा है। ठीक है, एक चीज़ ये हो गई। अब और इसमें और क्या आ सकता है आपको क्वेश्चंस। चलिए ये चीज़ हमने देख ली पहले तो, कि ये बेसिक चीज़ें थी इसमें कि आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए ये चीज़ों का। तो इसको पूरी की पूरी चीज़ को हम क्या बोल देते हैं, मेमोरी हायरार्की। ध्यान रखिएगा, बहुत क्वेश्चंस इसमें बनेंगे आपको। मेमोरी हायरार्की है, मेमोरी कहाँ से कहाँ, अगर डाटा माइक्रो प्रोसेसर ने डाटा उठाना हो हार्ड डिस्क से तो उसको किसके किसके थ्रू जाना पड़ता है। ठीक है, और ये है, तो ये हुआ हमारा मेमोरी हायरार्की। अब इससे ऊपर अगर चले हम थोड़ा सा, इसके बाद आ जाता है हमारा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी कौन कौन सी। अब हम इसको फॉर्मली देखते हैं, फॉर्मली देखते हैं कि क्या क्या टाइप्स इसमें मेमोरी के बन सकते हैं। तो ये पिक्चर आप देखिए, कंप्यूटर मेमोरी 2 टाइप्स में डिवाइड की गई है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी जो होती है दैट इज़ फॉर परमानेंट स्टोरेज। ठीक है, परमानेंट स्टोरेज के लिए सेकेंडरी मेमोरी जनरली हम बोल देते हैं कि परमानेंट स्टोरेज अगर तुमने करना है, जैसे कि ओएस स्टोर करना है, ऑपरेटिंग सिस्टम स्टोर करना है, डाटा स्टोर करना है, जो तुम्हारी फाइल्स हैं, ठीक है, जो तुम्हारी फाइल्स हैं, मूवीज़ हैं, ठीक है, सॉन्ग्स हैं, ये सारे किस में आएंगे, तुम्हारे परमानेंट स्टोरेज में आएंगे। तो ये सेकेंडरी मेमोरी के अंडर आएंगे, इसको तुम प्राइमरी में नहीं कर सकते। फिर अब प्राइमरी में आया, प्राइमरी में कौन से आए टाइप्स आपके, प्राइमरी में जो तो हमारा वो आ गया आपका रैम, रोम। रैम और रोम आपके किसके पार्ट हो गए, प्राइमरी के। प्राइमरी आपका परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ नहीं होता है एज ए यूज़र के थ्रू। जनरली अगर देखा जाए तो यूज़र परमानेंट स्टोरेज के लिए प्राइमरी मेमोरी को यूज़ नहीं कर सकता है, सेकेंडरी मेमोरी को यूज़ कर सकता है। अब चलिए पहले सेकेंडरी मेमोरी देख लेते हैं। सेकेंडरी में कौन कौन से आ गए आपके पास, HDD हमने देखा था, हार्ड ड्राइव जो होती है, हमने पिछले भी इसमें भी देखा। ये वाली चीज़ हार्ड ड्राइव जो है वो किस में है आपकी, सेकेंडरी की, क्योंकि परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। HDD आई, फिर उसके ऊपर क्या है, SDD,
सॉलिड स्टेट ड्राइव हमने देखा कि सॉलिड स्टेट ड्राइव भी हमारी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। उसके बाद कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी ड्राइव्स जो हैं आपकी, सीडी ड्राइव्स पहले यूज़ होती थी, अब कम हो गई यूज़ होना, पर ये भी किसके लिए यूज़ होती है? परमानेंट स्टोरेज के लिए। फिर फ्लॉपी डिस्क अगर तुमने देखी होगी तो इस तरह से होती थी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है, इस तरह से, सॉरी, हाँ। सो फ्लॉपी डिस्क भी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। मैग्नेटिक टेप भी तुम्हारी परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होती है। मैग्नेटिक टेप का एग्जांपल क्या हो गया आपका? जैसे कैसेट्स टेप रिकॉर्डर आते थे पहले, तो उनमें कैसेट्स आती थी, ठीक है। तो कैसेट्स पहले आती थी, तो वो कैसेट्स किसका एग्जांपल होगी? मैग्नेटिक टेप का। तो कोई भी चीज़ जो परमानेंट स्टोरेज के लिए आप यूज़ कर रहे हैं वो हम किस में आ जाएगी? सेकेंडरी मेमोरीज। पेन ड्राइव भी इसी में आ जाते हैं, पेन ड्राइव्स, या जिसको हम बोल देते हैं फ्लैश ड्राइव। सो ये भी किस में आ जाते हैं? सेकेंडरी मेमोरी से, परमानेंट स्टोरेज के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी की एडवांटेज क्या है? इसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है, कैपेसिटी इज़ हाई, इसकी कैपेसिटी हाई होती है, और इसकी कॉस्ट भी कम होती है, कॉस्ट कम होती है, कैपेसिटी ज़्यादा होती है। तो ये सेकेंडरी मेमोरी की हमारी एडवांटेज डिसएडवांटेजेस है। प्राइमरी मेमोरी के अंदर क्या है? अब देखो, प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन सी आएंगी आपकी? रैम, रोम। रैम आपका क्या होगा? रैम क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम क्या हुआ? रीड ओनली मेमोरी। सो रीड ओनली मेमोरी हुआ रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी हुआ रैम। तुमने देखा होगा कि पिछली एक इसमें हमने क्या देखा यहाँ पे कि रैम कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे रैम आ रहा है, ठीक है। अब तुम जब लैपटॉप लेते हो तो तुम पहले पूछ लेते हो कि भाई रैम कितना है? 8 GB का रैम है, 16 GB का रैम है, या 4 GB का रैम, ठीक है। 4 GB, 8 GB, 16 GB, कितने GB का रैम है? आजकल नए सिस्टम्स हैं, पैसा ज़्यादा लगता है, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होता है, उसी हिसाब से पैसा दोगे ज़्यादा तो 16 GB की रैम भी आपको मिल जाएगी। तो हम बोलते हैं कि ज़्यादा रैम है तो ज़्यादा फास्ट होगा सिस्टम हमारा, ये क्राइटेरिया ये भी होता है। तो रैम के अंदर हमारा क्या हो गया? रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम हमारा क्या हो गया? रीड ओनली मेमोरी। अब देखिए दोनों में पहले टाइप देख लेते हैं। रैम के अंदर क्या है तुम्हारा? एस रैम और डी रैम। एस रैम क्या होता है? स्टैटिक रैम। और डी रैम क्या होता है? डायनेमिक रैम, ठीक है। एक एस रैम स्टैटिक रैम, डी रैम डायनेमिक रैम। फिर ओके, तो रैम की ही पहले चर्चा कर लेते हैं। देखिए रैम के अंदर दो टाइप्स हमने देखे, एस रैम, डी रैम, स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। अब दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायनेमिक रैम को हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, ठीक है। दोनों की दोनों नॉन वोलेटाइल हैं। देखो प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? ये नॉन वोलेटाइल होती है, नो सॉरी, नॉन वोलेटाइल नहीं, वोलेटाइल। ये रैम जो है वोलेटाइल है। वोलेटाइल क्या होता है? देखो दो इसमें आ जाती हैं, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल, आपको जिन्होंने पढ़ा है कंप्यूटर्स उनको शायद पता भी होगा पहले कि वोलेटाइल का मतलब होता है कि अगर तुम पावर ऑफ कर दो, पावर ऑफ, सो डाटा गॉन, डाटा गॉन, ठीक है। अगर पावर ऑफ कर दी डाटा उड़ जाएगा उसमें से, तो वो होता है वोलेटाइल, उड़ जाना मतलब। नॉन वोलेटाइल का मतलब है कि पावर ऑफ भी कर दो तब भी डाटा उसी में स्टोर रहता है, ठीक है। तो रैम जो हमारी है वो वोलेटाइल, रैम हमारी कौन सी मेमोरी है? वोलेटाइल मेमोरी। इसमें अगर तुम डाटा स्टोर, पावर अगर ऑफ कर दी तो डाटा उसमें से उड़ जाएगा। अब इसमें भी क्या होता है कि पावर ऑन भी है फिर भी आपको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। देखिए डायनेमिक रैम में जो डी रैम है, जो डी रैम हमारी है, डी रैम जो बनती है वो बनती है हमारी एक ट्रांजिस्टर प्लस
कैपेसिटर से मिलके। ध्यान रखिएगा, डी रैम बनती है ट्रांजिस्टर प्लस कैपेसिटर से मिलके। इसको बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है कॉन्टिन्यूसली। इसको कुछ टाइम बाद पीरियोडिकली हमें क्या करना पड़ता है, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है, तभी उसमें डाटा रहता है। तो मतलब क्या हुआ कि तुमने देखा कि डी रैम है, डी रैम डायनेमिक रैम किससे बनी होती है, एक ट्रांजिस्टर प्लस एक कैपेसिटर, इससे मिलके ये इसका एक सेल बना होता है, एक मेमोरी का सेल, एक मेमोरी सेल। सो वन मेमोरी सेल डी रैम में एक ट्रांजिस्टर एक कैपेसिटर से बना होता है। इसको क्या करना पड़ता है, बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है, पीरियोडिक रिफ्रेश। इसको पीरियोडिकली हमें रिफ्रेश करना पड़ता है कि नहीं तो उसमें से डाटा उड़ जाएगा। पावर ऑन भी है, पावर ऑन, बट स्टिल उसको क्या करना पड़ेगा, पीरियोडिकली रिफ्रेश करना पड़ेगा। ऐसा हमारा एस रैम में नहीं होता है। अगर तुम एस रैम देखो, एस रैम जो है हमारी क्या होती है, स्टैटिक रैम। स्टैटिक रैम के अंदर पीरियोडिक रिफ्रेश की ज़रूरत नहीं होती, नो पीरियोडिक रिफ्रेश। इसमें पीरियोडिकली रिफ्रेश नहीं करना पड़ता है। मतलब एक बार पावर है उसमें, जब तक पावर है तब तक डाटा रहेगा, उसको बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं है स्टैटिक रैम। ये जो बनती है स्टैटिक रैम हमारी बनती है, वो बनती है कॉम्बिनेशन ऑफ 6 ट्रांजिस्टर्स, 6 ट्रांजिस्टर्स को मिला के एक सेल बनता है, मेमोरी सेल। मेमोरी सेल का मतलब आप समझ रहे हैं कि ये अगर कोई हमारी रैम है तो उसमें डिफरेंट इस तरह से एक सेल है। एक सेल तुम्हारा एक बिट स्टोर कर रहा है, एक सेल एक बिट स्टोर कर रहा है, तो इसका मतलब जितने जैसे सेल होंगे उतनी ज़्यादा बिट्स स्टोर कर सकता है। तो डी रैम के केस में एक सेल तुम्हारा बना होता है एक ट्रांजिस्टर और एक कैपेसिटर से, और एस रैम के केस में एक सेल तुम्हारा बना होता है 6 ट्रांजिस्टर्स को मिला के। ट्रांजिस्टर से एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, उसको मिला के एक सेल बनता है। तो ये डिफरेंस है डी रैम और एस रैम में। अब मुझे बताओ इन दोनों में से कॉस्टली कौन सा होगा, एस रैम ज़्यादा कॉस्टली होगी कि डी रैम कॉस्टली होगी? ओके, तो इसमें बताइए मुझे कि डी रैम और एस रैम में से कौन सी ज़्यादा कॉस्टली होगी, कौन सी ज़्यादा फास्ट होगी? तो क्वेश्चन आ सकता है आपको कि विच वन इज़ फास्टर, डी रैम की एस रैम? क्या आंसर होगा इसका? देखिए, एस रैम ज़्यादा फास्ट होता है, एस रैम ज़्यादा फास्ट होता है। फास्ट होने की वजह से इसकी कॉस्ट क्या होती है, ज़्यादा होती है, कॉस्ट ज़्यादा होती है, फास्ट होता है, ठीक है। डी रैम क्या होता है, स्लोअर। डी रैम जो होता है स्लोअर देन एस रैम, बट इसकी कॉस्ट क्या है, कम होती है। तो जो मेनली हमारे पास जो आपकी मेन मेमोरी है जो हमारे जनरली यूज़ होती है रैम, वो डी रैम होती है। एस रैम बहुत कम होती है, एस रैम का कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाता है, 6 ट्रांजिस्टर्स यूज़ होते हैं एक सेल के लिए। डी रैम का कॉस्ट कम होता है, इसलिए हम डी रैम को यूज़ करते हैं बेसिकली। डी रैम के अंदर भी आपने देखा होगा DDR4 DDR5, वो सारे डी रैम के अंदर आ जाते हैं। ड्यूल डाटा रेट, DDR का मतलब होता है ड्यूल डाटा रेट। DDR वो हम देखेंगे बाद में। तो ये है डी रैम एस रैम। तो ये रैम के पार्ट्स हो गए। उसके बाद रोम के अंदर क्या आता है, रोम इज़ नॉन वोलेटाइल। रोम इज़ नॉन वोलेटाइल, इसका अर्थ क्या हुआ कि रोम आपका नॉन वोलेटाइल है, अगर पावर चली भी जाए तो भी रोम में डाटा वैसे ही रहता है। ये मतलब हुआ रोम का, ठीक है। अब रोम के अंदर कौन कौन से पार्ट्स इसने दिए हुए हैं यहाँ पे, कि रोम के पार्ट हमें दिए हुए हैं 2 पार्ट्स, एक है पी रोम, ईपी रोम, और दूसरा है ईईपी रोम, ठीक है, ईईपी रोम। ओके, रोम में हमारे आ जाते हैं, ये है रोम। देखिए रोम के पार्ट्स कौन कौन से थे हमारे पास, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। रोम हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, अगर पावर चली भी जाए तो भी उसमें डाटा रहता है। तो पी रोम हमारा है
प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम है आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम है आपका इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसमें क्या है कि different from the ROM in that while the ROM is programmed during the manufacturing process, a PROM is manufactured in an empty state and programmed later using the PROM program or burner। देखिए इसमें क्या आया कि रोम, अगर तुम रोम सिंपली रोम बोलोगे उसका मतलब है कि रोम तुम्हारा जब तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग हुई, कंपनी ने जब तुम्हारी चिप बनाई उसी टाइम उसमें डाटा डाल दिया, तो वो हो गया तुम्हारा रोम, रीड ओनली मेमोरी। उसको हम प्रोग्रामेबल कब बोलेंगे कि जब कंपनी ने रोम बनाई उसने सिर्फ चिप बनाई, उसमें डाटा नहीं डाला, एम्प्टी स्टेट में डाला उसको, उसने उसमें कुछ भी नहीं डाला। बाद में जब चिप बन के आई फिर उसमें बर्नर के थ्रू या प्रोग्रामर के थ्रू उसमें डाटा डाला गया, तो वो हो गया तुम्हारा पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। अब उसके बाद है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। सो इसमें क्या होगा, इसमें जो डाटा है उसको आप कैन बी इरेज्ड एंड द ईपी रोम रीप्रोग्राम। सो इरेज कर सकते हैं आप इसको, ईपी रोम में जो डाटा है उसको इरेज कर सकते हैं, चिप को मदरबोर्ड से हटा के और उसको अल्ट्रा वायलेट लाइट के एक्सपोजर के थ्रू उसको प्रोग्राम किया जाता है। ठीक है, ईपी रोम यहाँ पे मैंने एक थोड़ा सा पिक्चर उसमें डाला था। ये जैसे ये वाला है, ये आपका क्या है, ये ईपी रोम का पिक्चर है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। जो अल्ट्रा वायलेट लाइट के नीचे रख के इसको प्रोग्राम किया जाता है। तो मदरबोर्ड से हटाइए, बर्नर पे रखिए, बर्नर का मतलब यूवी लाइट का बेस्ड बर्नर होता है, और फिर इसको प्रोग्राम में आप कर सकते हैं। ई प्रोम क्या है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये कैसे डिफरेंस है कि इसमें आप इलेक्ट्रॉनिकली, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज की ज़रूरत नहीं है, इलेक्ट्रॉनिकली आप इस रोम को इरेज करके दोबारा उसमें डाटा डाल सकते हैं। ठीक है, सो इसमें आपको चिप, जो चिप ई प्रोम की चिप है आपकी, उसको मदरबोर्ड से हटाने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ही उसको इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर के थ्रू इसको रीप्रोग्राम कर सकते हैं। जबकि ऊपर वाले केस में क्या था कि आपको जो मदरबोर्ड दिया है, मदरबोर्ड में से आपको पहले उसको हटाना पड़ेगा, फिर आपका क्या होगा, उसको बर्नर पे लगाइए, एक बर्नर की स्पेशल किट आती है, उसके ऊपर उसको लगाइए, फिर वो आपका प्रोग्राम होगा। तो वो किस में आया आपका, ई प्रो में, और ई प्रो में आपको उसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आया हमारा यहाँ पे कि कौन कौन से टाइप्स आए कंप्यूटर्स मेमोरी के अंदर। तो आज हमने बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं इसमें, ज़्यादा लंबा तो नहीं है थोड़ा सा, पर इसमें काफ़ी चीज़ें आपको आज क्लियर हुई होंगी कि मेमोरी की हायरार्की क्या होती है, मेमोरी कहाँ से कहाँ तक चलती है, कैसे चलती है। ठीक है, इसमें मैंने आपको बताया HDD हार्ड डिस्क मैग्नेटिक टेप होती है, मैग्नेटिक टेक्नोलॉजी पे काम करती है, मैकेनिकल पार्ट्स यूज़ होते हैं। SSD का अलग टेक्नोलॉजी है, बट दिस SSD बहुत फास्टर होती है, SSD का फास्ट बहुत होता है एज़ कम्पेयर टू HDD। उसके ऊपर रैम आता है, उसके ऊपर कैश आती है, उसके ऊपर रजिस्टर्स आते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ थोड़ी सी और चीज़ क्लियर कर देता हूँ कि रजिस्टर्स जो हमारे बने होते हैं वो बने होते हैं फ्लिप फ्लॉप से, रजिस्टर्स फ्लिप फ्लॉप से बने होते हैं। और कैश जो बनी होती है, बेसिकली कैश हमारी बनती है एस रैम से, ध्यान रखिएगा। कैश जो है, एस रैम जनरली बेसिकली हमारी यूज़ होती है कैश बनाने में भी, कैश बनाने में एस रैम का यूज़ होता है, ध्यान रखिएगा। सो एस रैम कॉस्टली थी, याद कीजिए कि 6 ट्रांजिस्टर से एक सेल बनता है, तो कैश की जो टेक्नोलॉजी है वो एस रैम बेस्ड भी होती है। ठीक है, एक टेक्नोलॉजी एस रैम बेस्ड भी है कैश की। तो ये चीज़ हमने देखी, मेमोरी हायरार्की, उसके बाद प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज, कहाँ पे क्या डाटा होता है, उसके ऊपर फिर टाइप्स ऑफ मेमोरीज आ गई, प्राइमरी कौन सी है, सेकेंडरी कौन सी है। ठीक है,
ओके, सो अगर इसमें कोई क्वेश्चंस हैं आपके तो आप कमेंट्स में लिख दिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पे मैं क्वेश्चंस भी डालता रहता हूँ, तो आप उसको लिंक को भी विजिट करते रहिए। जैसे जैसे मैं क्वेश्चन डालता रहूँगा वैसे वैसे आप उसको अटैम्प्ट करिए, वहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन हम कर सकते हैं क्लियरली। तो मैं लिंक जो मेरा ब्लॉग है उसके ऊपर आप जाके डिस्कशन उसके ऊपर कर सकते हैं, तो उसमें मैं एक्टिव रहता हूँ। तो वहाँ पे आप अपने कमेंट्स डाल सकते हैं और डिस्कशन वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं इसके ऊपर।